Hello everyone and welcome to the channel. I am Bola in class session. Today in this video we are going to discuss अंग्रेजों की भारत में विजय किस तरीके से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स से डिस्कस करूँगी, वो आपको उनको समझ लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं पॉइंट्स पर, जैसे कि आपको लिखा हुआ बंगाल का अधिग्रहण, उसको हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा मुझे जूम कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा जूम में कर लेती हूँ। क्या लिखा हुआ बंगाल का अधिग्रहण, तो बंगाल पर किस तरीके से इन लोगों ने क्या किया था, कब्जा किया था, उसके विषय में हम आज पढ़ने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम कुछ क्या करेंगे, पॉइंट्स को स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। बात करें कि 1717 की, तो जब उस टाइम शासनकाल किसका था, फर्रुख शेर का था, जो कि क्या थे, नवाब थे। ठीक है, बंगाल वो जो क्या थे, नवाब थे, मुगलों के नवाब थे। ठीक है, तो मुर्शीद अली कुली खां को जो है इन्होंने 1717 में फर्रुख शेर ने कहा कि मुर्शीद अली कुली खां से कि तुम जाओ और बंगाल को संभालो, बंगाल को जो संभालो, और मुर्शीद अली कुली खां को जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शीद अली कुली खां को, मुर्शीद अली कुली खां को कहा कि जब मुर्शीद अली कुली खां ने देखा था कि फर्रुख शेर के अलावा जो उस टाइम मुगलों के जो सम्राट जो हैं, जो शासक जो हैं, उनके बीच में आपस में क्या है, विवाद चल रहा है, आपस में उनके विचार जो है मिल नहीं रहे। उन्होंने देखा फूट पड़ी हुई है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और बंगाल पर उन्होंने अब कब्जा कर लिया और बंगाल का राजा जो है खुद को नियुक्त कर लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में बात करें किसके बारे में, फर्रुख शेर ने तभी क्या करा, जिनकी जो कैपिटल थी उस ज़माने की, जो नवाबों की समय की, तो उन्होंने क्या करा, जो कैपिटल थी उस टाइम ढाका थी, क्या थी, ढाका। तो उन्होंने ढाका से अपनी कैपिटल क्या करी, इन्होंने कन्वर्ट कर दी और मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद में अपनी कैपिटल ले आए। किसने, मुर्शीद अली कुली खान है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ भी चलाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, खालसा भूमि। ठीक है, खालसा भूमि क्या होती है, जो खालसा भूमि से कहते हैं, जो क्या होती है कि शासक के अंडर में होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा था इजारेदारी व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था, इजारेदारी व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि कोई भी जगह, जैसे कि शासक है, किसी को पट्टे पर दे दे कि भाई इतनी बीघा ज़मीन है, इसको तुम्हें क्या करना है, इसका तुम्हें खुद ही जो कर जो है, जो टैक्स जो है तुम्हें लेना है और बाद में हमें देना, मतलब ठेके पर दी गई जगह को क्या कहेंगे, इजारेदारी। इसके बाद में इन्होंने एक और चीज़ चलाई, जिसे बोलते हैं तकावी ऋण। क्या बोलते हैं, तकावी ऋण नाम की एक इन्होंने उस टाइम की पॉलिसी चलाई थी, तो ये अपने काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये किसानों से रिलेटेड है कि तकावी ऋण। इन्होंने किसानों की जो उस टाइम जो आर्थिक हालत थी, उसको सुधारने के लिए, कृषि में पैसे लगाने के बाद पैसे नहीं था उस टाइम, तो लोन की तरह से, जैसे प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में ज़माने में जिस तरह से लोन प्रोवाइड करती है कंपनी, तो उस ज़माने में जो मुर्शीद अली कुली खान है, उन्होंने किसानों के लिए एक लोन की तरह सुविधा प्रोवाइड की, जिसे तकावी ऋण कहा गया, उस किसानों की आर्थिक सुविधा, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। ठीक है, तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब मैं किस लिए समझा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। 1717 की बात करें तो फर्रुख शेर ने मुर्शीद कुली खां को कहाँ पर भेजा था, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। तो जब इन्होंने देखा कि आपने आपस में लड़ाई हुई है, तो बंगाल का नवाब जो है इसको नियुक्त हो गया अपने आप ही, खुद मुर्शीद अली खां ने खुद को बंगाल का नवाब अपॉइंट कर दिया। उसके बाद में इनकी ज़माने में जो कैपिटल थी ढाका में हुआ करती थी बंगाल इनकी नवाबों की, तो उन्होंने अपनी कैपिटल जो ढाका से जो है इनको कन्वर्ट करके उन्होंने मुर्शिदाबाद में ले जाओ, कि कहाँ पर है मुर्शिदाबाद। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि मुर्शिदाबाद कहाँ पर है। ठीक है, उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई, पॉलिसीज़ चलाई, जिसको बोलते हैं खालसा भूमि, जो मैंने आपको बताया, इजारेदारी, और मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, तकावी ऋण के विषय में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खालसा भूमि, इजारेदारी और तकावी ऋण। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ समझते हैं पॉइंट्स को, देखिए एक बार। उसके बाद में बात करें, हमने पढ़ा मुर्शीद कुली खां के बाद में जाहिर है कि उनकी जब डेथ हो जाएगी, कोई ना कोई शासन पे, तो कौन शासन पे आया था, मुर्शीद कुली खां पे। तो मुर्शीद कुली खां की मृत्यु जो है 1717 से लेकर के 1727 तक वो रहे, करीब 1717 से लेकर 1727 तक रहे मुर्शीद कुली खां। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मुर्शीद कुली खां के विषय में 1717 से लेकर 1727 तक रहे। उसके बाद में बात करें 1727 में उनकी डेथ हो गई। तो उनके दामाद थे, जिनका नाम था शुजाउद्दीन। क्या नाम था, शुजाउद्दीन के दामाद थे ये, शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन जो थे स्टूडेंट, ये जो है इन्होंने कहा कि तुम जो राजगद्दी संभालो, कोई बेटा नहीं था उनका। तो 1727 से लेकर के तो 1739 तक, 1727 से लेकर 1739 तक उनका शासन रहा शुजाउद्दीन का। और ये बंगाल के क्या बने, नवाब बने, बंगाल के क्या बने, नवाब बने के दामाद। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, शुजाउद्दीन का बेटा जो था, यानी कि मुर्शीद कुली खां का जो नाती था, जो कि इनका नाम जो था सरफराज था। क्या नाम था, 1739 में
जब इनके पिता की डेथ हो गई किसकी, शुजाउद्दीन की, तो 1739 में इनका बेटा यानी कि मुर्शिद कुली खां का नाती, जिसका नाम था सरफराज। सरफराज जो है वहाँ बंगाल का क्या बना, बंगाल का क्या बना, बंगाल का बना शासक। ठीक है, उस जब बात करें किसके बारे में, 1740 के बारे में, तो 1740 में एक वो था बिहार का सूबेदार, ठीक है, नायब सूबेदार था, जिसका नाम था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, अली वर्दी खां था बंगाल का नायब सूबेदार था। इसने देखा कि भैया जो सरफराज नाम का व्यक्ति है, सरफराज नाम का शासक है, जो कि क्या है, अली वर्दी खां, मुर्शिद कुली खां का क्या है, नाती है। उसने क्या कहा कि भाई इसके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा जाए, उसको कहाँ लेके जाया जाए, युद्ध में लेके जाया जाए। तो गिरिया नाम का एक जगह है, वहाँ पर उसने युद्ध किया अली वर्दी खां ने मुर्शिद कुली खां के नाती सरफराज और अली वर्दी खां के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसने क्या करा कि जो उस टाइम उस टाइम जो नवाब थे उनको करीब 2 करोड़ रुपए नजराना दे करके इसने जो है सरफराज को जो है, जो बंगाल से जो है हटा दिया, सरफराज को बंगाल से हटा दिया सरफराज को, और ख़ुद जो है अली वर्दी खां बंगाल का सूबेदार बन गया। ठीक है, उसके बाद में 1751 अली वर्दी खां और रघुजी भोसले के बीच में संधि हुई। ठीक है, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, उड़ीसा का, देखिए इसको मैं लिख करके बताती हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने अब समझा अली वर्दी खां ने 1740 में जो 1739 में जो राजा बने थे कि मुर्शिद कुली खां के नाती सरफराज को जो हटा दिया। उसके बाद में आगे क्या हुआ उसको हम समझेंगे, थोड़ा सा लिख करके समझेंगे तो हमारा ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद में 1740 में उनको हटा दिया, 2 करोड़ रुपये दिया था, नजराना पेश करा था उस टाइम नवाबों को कि, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में 1740 के बारे में। 1740 के बाद हमने समझा गिरिया नामक युद्ध में उसको हटा दिया उसको, और नजराना पेश कर दिया। उसके साथ इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, फिर 1751 में क्या हुआ कि अली वर्दी खां रघुजी भोसले की संधि हुई। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अली वर्दी खां और कौन थे, वैसे अली वर्दी खां और रघुजी भोसले, इन लोगों की भी संधि हुई। तो इसमें क्या हुआ कि उड़ीसा नाम की एक जगह थी, तो उड़ीसा नाम की जगह पर रघुजी भोसले को जो है, यानी कि अली वर्दी खां को, रघुजी भोसले को उड़ीसा नाम की जगह के चौथ नाम का जो है क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ेगा। ये बात रखी गई अली वर्दी खां के समक्ष, और इस रूप में इन दोनों के बीच में क्या हुई, एक संधि हुई। ठीक है, चौथ नाम का कर देना पड़ेगा अली वर्दी खां को, और ये संधि हुई। उसके बाद में जो है क्या हुआ था, 1756 में बंगाल का जो नवाब था अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद में उसका जो नाती था, देखिए नाती यहाँ पे हमने किसके, कौन कौन सा नाती था, हमने मुर्शिद कुली खां के नाती जिसको सरफराज नाम था। उसके बाद में बंगाल का नवाब जो बना अली वर्दी खां, जिसने मुर्शिद कुली खां के नाती को हटा दिया, 2 करोड़ रुपये दिया था। उसके बाद में उसको हटाने के बाद में अली वर्दी खां जो वहाँ का शासक बना था बंगाल का। और मैंने बताया 1751 में, हाँ से देख रहे हैं, 1751 में रघुजी भोसले से संधि करी थी चौथ नाम का कर देने के लिए। तो 1756 में अली वर्दी खां का जो नाती था, कहती मैं यहाँ पे अली वर्दी खां से समझ आइए, से अली वर्दी खां का नाती की बार दोबारा समझती हूँ। देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए लिखा हुआ 1756 में बंगाल का नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। मुझे आपको इतनी सारी लंबी कहानी क्यों बताना पड़ी, क्योंकि ये अपने आप में कहानी जो है कहीं ना कहीं फर्रुखसियर से रिलेटेड है, क्योंकि फर्रुखसियर ने बंगाल का नवाब बनाया मुर्शिद कुली खां को, कि भाई बंगाल का नवाब नहीं बल्कि सूबेदार ने किया था, लेकिन वो उन्होंने विश्वासघात किया और बंगाल का नवाब बन के बैठ गए, अपनी पावर थी उनके पास सैनिक। तो वो चीज़ मुझे आपको स्टोरीज में कनेक्ट करना पड़ी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आज बात करें आगे पॉइंट की, जो आगे हमारा मेन पॉइंट है 1756 में बंगाल के नवाब जिसका नाम अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद में जो सिराजुद्दौला जो है ये इनका नाती है, यानी कि इनकी नाती है इनका। देखिए एक बार, इनका कौन है, नाती। सिराजुद्दौला किसका नाती है, तो सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती। यही वही अली वर्दी खां जिसने सरफराज को धोखा दिया। सरफराज कौन, मुर्शिद कुली खां का कौन था, ये नाती था। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के नवाबों और अंग्रेज़ों के मध्य जो है संघर्ष हुआ। संघर्ष का प्रमुख कारण 1717 में मुगल बादशाह जिसका नाम था फर्रुखसियर, देखिए फर्रुखसियर का नाम आ गया, क्योंकि अपने आप में बहुत कनेक्टेड है ये कहानी, तो इसलिए मैंने आपको इसलिए बताई, थोड़ी लेंथी कोई नहीं। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया फरमान, इसको शाही फरमान कहा गया।
इस फरमान द्वारा बंगाल में मात्र 3,000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, फर्रुखसियर ने उनको एक शाही फरमान जारी किया। देखिए मैं दूसरा कलर लेती हूँ, फिर समझाती हूँ आपको क्या बोल रही है। बंगाल के जो नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष हुआ 1717 में, इसका प्रमुख जो कारण था वो क्या था, इसमें कहा गया है कि मुगल बादशाह का नाम था फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था शाही फरमान था। मतलब इन दोनों के बीच में जो फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया था वो वजह बना अंग्रेज़ों नवाबों के बीच में संघर्ष का। ठीक है, 1717 में जो हुआ था उनके बीच संघर्ष। इस फरमान के द्वारा बंगाल में मात्र 3,000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर करना। ये कहा गया है कि 3,000 रुपये अगर वो लोग अदा कर देंगे, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज दे देंगे 3,000 रुपये बंगाल के नवाबों को, तो उन कंपनी को उसके समस्त व्यापार, मतलब जो भी व्यापार वो लोग कर रहे हैं, सीमा शुल्क जो लग रहा था, जो कि बॉर्डर का जो टैक्स लग रहा था, उससे जो है मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही, मतलब कोई भी वस्तुएं ट्रक आ रहे हैं, सामान आ रहा है, जा रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का जो भी माल एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, तो वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। मतलब जो एक उनके ऊपर वो लगा करता था ना, लोगो लगा करता था कंपनी का, तो उसका भी अधिकार दे दिया किसने फर्रुखसियर ने। इसे बोला करते हैं शाही फरमान। ठीक है, कंपनी के अधिकारों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, मतलब उन्होंने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर ना चुकाने के लिए करने लगे। मतलब इन्होंने कहा है 3,000 रुपये दे देंगे तो वो जो माल आ ही जाएगा, उसके ऊपर वो क्या लगाएंगे, मोहर लगाएंगे। अब इन्होंने क्या करा कि अपना पर्सनली बेनिफिट सोचा इन्होंने, और जो है व्यक्तिगत व्यापार पर इन्होंने कर ना चुकाने से बचने के लिए इन्होंने नवाब को राजस्व हानि देना शुरू कर दी। जैसे कि जो जीएसटी आया, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जीएसटी पे नहीं करते हैं, तो वो इंटरनली क्या करते हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो, और भैया बातचीत से ही उनका जो पक्के बिल नहीं बनाते हैं, कच्चे बिल से ही काम अंदर चलता है। तो वो इस तरीके से काम उन्होंने अपना फोकसली करते हैं ताकि गवर्नमेंट को ये पैसा ना दे जीएसटी का, और वो जो है इनको पर्सनली फ़ायदा पड़े। तो वही यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है। ठीक है, आगे क्या लिखो, बंगाल के नवाब जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो बंगाल के नवाब जिनका नाम था सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश कंपनी सिराजुद्दौला कौन थे, देखिए अभी हमने पढ़ा था, अलीवर्दी खां के मृत्यु हो गई थी। अलीवर्दी खां के कौन थे, नाती थे, उनकी बेटी के कौन थे, ये बेटी के बेटा थे, यानी कि ये नाती थे इनके। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते हुए तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता, जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम, पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाने पर विवश कर दिया, उनको मजबूर कर दिया। अंग्रेज़ों ने भाग कर फुल्टा द्वीप में शरण ली, मतलब उन्होंने भगाया कि भाई जो तुम हमारे साथ चीट कर रहे हो तो फिर हम तुम्हें क्यों रखेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने भगा दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। आगे देखिए यहाँ पे ब्लैक होल की घटना की, तो हमारी वीडियो जो थोड़ी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, तब तक के टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं ब्लैक होल की घटना के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।